प्रोफेसर रविकांत साहब, आज हम लोग बात ये कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन कहाँ से सफर शुरू हुआ, नीतीश जी के भी कंट्रीब्यूशन को याद किया गया। इन सारी चीजों के साथ साथ मेरे एक दर्शक कह रहे हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट के कंट्रीब्यूशन को भी मत भूलिए। कम से कम सही मौके पे इलेक्टोरल बॉन्ड का जो निर्णय आ गया, तो वो इनका जो एक ऑर्गेनाइज लूट या वसूली चल रही थी उस पर भी बेपर्दा हो गए। इलेक्टोरल बॉन्ड को बहुत डिफेंड करने की मोदी जी कोशिश की, लोगों की समझ में आ गया कि ये तो वसूली ही थी। मैं प्रोफेसर साहब एक चीज पे और आपसे करूंगा, एक चीज इन्होंने कही थी और सोचा नहीं था कि लोग, जैसे आप जितना भी सोचिए ना, आप प्रोफेसर हैं, आपको लगेगा सामने ये लड़का बैठा है क्या जानता होगा, 12वीं पास आया है, मैं इसको कुछ भी करके निकल जाऊंगा। लेकिन ये जान, वो जो 12वीं पास लड़का या जो कम पढ़ा लिखा जिसको आपने सोचा था, जब इन्होंने 400 पार बोला और उसके बाद इनके कुछ नेता अति उत्साह में बताने लगे कि अब हम तो चेंज करेंगे, संविधान बदलेंगे, मोदी जी कहने लगे कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ मैं बड़ा करने वाला हूं अगले उसमें, तो लोगों के कान खड़े हुए। और मेरा ये मानना है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इसको शुरू नहीं किया, ये आम जन के बीच अपने आप बात पहुंच गई कि ये संविधान बदलेंगे, आरक्षण खत्म करेंगे, और जो इस देश को 1947 में आजादी मिली थी और 52 में ये हक मिला था, उसके ऊपर मोदी जी की नजर है और वो शायद उस हक को छीनने का काम करने की नीयत है। मैं थोड़ा आपका उस पे भी समझना चाहूंगा कि इसने कितना, इस फैक्टर ने कितना रोल प्ले किया है, ये 400 पार का नारा, संविधान बदलने की बात। प्रोफेसर साहब। थैंक यू सिंह साहब। मुझे जहां तक लगता है, एक तो जमीन पकी हुई थी, इसको बहुत सारे लोग नहीं समझ पा रहे थे कि असल में स्थितियां क्या हैं। 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर था, उसमें दो बड़े इश्यूज थे, तो महंगाई और बेरोजगारी। बेरोजगारी ऐसा इशू था जो हर वर्ग, आप केवल अपर क्लास को छोड़ दें, वो भी सुपर अपर क्लास, इसके अलावा वो हर वर्ग में मौजूद था। महंगाई का जो असर था वो लोअर क्लास में था, लोअर मिडिल क्लास में था, इन दो वर्गों में बड़ा वो इशू था। तो एक अंदर ही अंदर नरेंद्र मोदी से आप ये कहें कि असंतुष्टि का भाव मौजूद था। लेकिन ज्यादातर लोगों को ये एसेस करने में प्रॉब्लम हो रही थी और उनको कभी ये महसूस नहीं हुआ कि मोदी जी के खिलाफ कोई हवा है, ये उनको महसूस नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही 400 पार का वो नारा दिया गया ओवर कॉन्फिडेंट होकर के, और उसकी व्याख्या जिस तरह से हुई, अनंत कुमार हेगड़े ने बोला, फिर लल्लू सिंह ने, ज्योति मृधा ने बोला, अरुण गोविल ने बोला, फिर वो पूरे देश में एक तरह से उसकी चर्चा होने लगी और डंके की चोट पर ये कहने लगे कि हम संविधान बदलने के लिए 400 पार की बात कर रहे हैं, हमको 3/4 बहुमत चाहिए, तो हम संविधान बदलेंगे। दरअसल ये वो टर्निंग पॉइंट था जिसको मैं कह रहा हूं कि अभी लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि हवा किस तरह की बह रही है। उसकी वजह ये थी कि 10 साल में जो टेरर पैदा किया गया था, जिसको स्वरा भास्कर ने कहा कि हमने 2014 के पहले डरना नहीं सीखा था, हमने डरना अभी सीखा। तो जो डर था, मिडिल क्लास भी नहीं, मिडिल क्लास तो सबसे ज्यादा डरपोक होता है, और उसी में से परिवर्तन की आकांक्षा भी पैदा होती है। मिडिल क्लास की बड़ा अजीब किस्म की स्थितियां हैं। तो लेकिन जो थोड़ा बिलासी टाइप का मिडिल क्लास है, जो सरकारी कार्यालयों में बैठा है, जो सोचता समझता है, वो बिल्कुल भयभीत था और वो नहीं बोल रहा था। सबसे पहले बोलना जिसने शुरू किया है वो ये तबका था जिसे संविधान बदलने के नारे ने एकदम चौकन्ना कर दिया, जिसने अंदर से उसको पूरे तरीके से मोबिलाइज कर दिया। और इस बीच में 2 महीने के दरमियान देखा जाए तो मुझे कम से कम 10 ऐसे पत्रकारों ने फोन करके पर्सनली पूछा है कि आप जिस बात को कह रहे हैं कि संविधान सबसे बड़ा मुद्दा है इस चुनाव का, तो उन्होंने कहा कि अचानक कैसे हो गया। दरअसल उनको नहीं मालूम है कि पिछले 5 साल से इस देश के बड़े हिस्सों में, मैं पंजाब गया, मैं बेंगलोर गया, मैं महाराष्ट्र गया, उत्तर प्रदेश का तो शायद ही आधा तो मैंने उत्तर प्रदेश घूम ही लिया होगा इस दरमियान, मध्य प्रदेश गया, बिहार गया। इन्हें तमाम हिस्सों में हम लोग जो जा रहे थे, वहां पर चर्चा क्या हो रही थी। झारखंड भी गया,
चर्चा हो रही थी कि आरएसएस का 100वां साल है और नरेंद्र मोदी उन्हें हिंदू राष्ट्र के संविधान के रूप में गिफ्ट करें। ये चर्चा 5 साल से हो रही। 5 साल से जमीन पे जो खड़बड़ाहट है वो डॉक्टर अंबेडकर के उस बात को लेकर के कि उन्होंने कहा था कि हिंदू राष्ट्र अगर बनता है तो वो सबसे बड़ी आपदा होगी दलितों के लिए। तो ये जो एक पूरा नैरेटिव था जो जमीन पर केवल सोशल जो संगठन है उनके जरिए चलाया जा रहा था, वो बात सच लगने लगी जब ये कहा गया कि साहब संविधान बदलने के लिए हमको 400 चाहिए। और इसने एक ऐसा टर्निंग पॉइंट पैदा किया कि लोगों ने बोलना शुरू कर दिया। सबसे ज्यादा वोकल जो तबका था इस चुनाव के शुरुआती दौर में, अब तो बहुत सारे लोग बोलने लगे, वो केवल दलित और अंबेडकरवादी तबका था जो कह रहा था कि इस बार नरेंद्र मोदी को किसी भी तरीके से हटाना है। साइलेंट मुद्रा में थे। लेकिन जैसे ही ये एक तबका वोकल हुआ, वो 10% ही होगा, 15% ही होगा, लेकिन जब नरेंद्र मोदी के पक्ष में कोई हवा नहीं थी, एक तरह से एंटी मोदी हवा बह रही थी, तो इसके बाद फिर और लोगों ने भी कहना शुरू किया। फिर उसमें अपर कास्ट था, जिसके बच्चों की नौकरियों का सवाल था, जिसने देखा कि केवल आपने हिंदुत्व के नाम पर सरकार चलाई, लोगों को डराया, लेकिन दिया तो कुछ नहीं। लोगों के जो अधिकार थे, जो वेतन आयोग था, जो पेंशन था, वो सारा आपने खत्म कर दिया। अग्निवीर वाला मुद्दा आ गया। तो इससे चाहे वो अपर कास्ट हो या चाहे कोई और तबका हो, वो भी धीरे धीरे वोकल होना शुरू किया। और इसमें मैं मानता हूं कि सबसे बड़ा जो करिश्माई रोल है वो राहुल गांधी का। राहुल गांधी का मूल्यांकन आने वाले वक्त में होगा, खास करके इन 2 महीनों के दौरान। राहुल गांधी की जो लोकप्रियता बढ़ी है, मतलब आश्चर्यजनक रूप से। आपको गोदी मीडिया नहीं मिलेंगे राहुल गांधी, सोशल मीडिया के जरिए, और उससे ज्यादा संविधान जब राहुल गांधी ने हाथ में पकड़ा है, जाति जनगणना का सवाल जब उठाया, आदिवासियों के लिए वो व्यक्ति कहता है कि आप देश के पहले मालिक हैं, जल जंगल जमीन का अधिकार आपका है और उसके लिए मैं अपनी जान लगा दूंगा। ये लोगों को एहसास नहीं था कि राहुल गांधी इतना लोगों के दिलों में पहुंच चुके हैं। और मैंने इस चुनाव के दरमियान देखा है, शुरू में मुझे भी अंदाजा नहीं था, इस चुनाव के दरमियान मैंने देखा है कि आज सबसे पॉपुलर कोई अगर चेहरा है, सबसे ज्यादा विश्वसनीय कोई व्यक्ति है इस देश में, तो वो केवल और केवल राहुल गांधी। और राहुल गांधी का करिश्मा ये है कि खड़गे साहब का जो एक बड़ा फैक्टर हो सकता था है वो, लेकिन उनके नहीं आने से, उनके नाम का अनाउंसमेंट नहीं होने के बावजूद दलितों में राहुल गांधी बड़े आइकॉन के रूप में खड़े हुए। जो हो सकता है कि खड़गे जी, जिसकी बात मैं शुरू में कर रहा था कि खड़गे जी का एक बड़ा फैक्टर होगा के लिए, लेकिन वो कमी महसूस नहीं हुई। और दलितों ने जितना सम्मान खड़गे जी को दिया, उससे मैं कहूंगा कि 21 मतलब उससे ज्यादा सम्मान आज लोगों के दिलों में राहुल गांधी के लिए है। एक ये बहुत बड़ा फैक्टर है जो शायद बहुत सारे लोगों को अभी नहीं समझ में आ रहा है कि राहुल गांधी इसमें कितनी बड़ी भूमिका अदा कर रहे हैं। जाति जनगणना का सवाल, वो मुद्दे कहे हैं जिसको लेकर के बहुत सारे लोग कहते हैं कि राहुल गांधी तो वामपंथियों के इर्द गिर्द बैठ रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं मालूम है कि राहुल गांधी ज्यादा अम्बेडकरवादियों के साथ है इस समय, क्योंकि दलितों पिछड़ों के मुद्दे को वो ज्यादा उठा रहे हैं। भाई, रिजर्वेशन बैकलॉग की भर्तियां करना ये कोई वामपंथी थॉट थोड़ी ना है। और रिजर्वेशन की 50% की सीमा को बढ़ा देना ये कोई वामपंथी थॉट थोड़ी ना है। और जो जिस तरह से कहा जाता है कि देखिए वो तो पूंजीपतियों के खिलाफ है, और भट्टा परसौल में उन्होंने आंदोलन चलाया था तो भूमि आया, राहुल गांधी ने तो किसानों को उनकी कम से कम जमीनों के अच्छे दाम दिलवाए। ये जो पिछला काम था जो लोग भूल गए थे, अब वो धीरे धीरे फिर से लोग याद कर रहे हैं कि ये तो वो व्यक्ति है जो पहला चुनाव जीतने के बाद अक्टूबर 2004 में ही अमेठी के दलितों के बीच में जाना शुरू करता है। वहां दोपहर को बैठते हैं, कभी फिर रात बिताना शुरू करते हैं राहुल गांधी, बिना किसी आओ भगत के, बिना किसी लाओ लश्कर के। अब लोग उसे कनेक्ट कर नहीं, राहुल गांधी में ये चीजें तो पहले से मौजूद थी, और राहुल गांधी को बाद में इतना बदनाम कर दिया गया कि ये चीजें लोग भूल गए। और एक ब्रांड मोदी जो एक बहुत छद्म पर आधारित था, झूठ पर, जो जुमलेबाजी पर आधारित था, वो लोगों को दिखाई पड़ने लगा। लेकिन इन
2-3 महीनों के बीच में ब्रांड मोदी बुरी तरीके से ध्वस्त हुआ है और बिना किसी गोदी मीडिया के ब्रांडिंग के राहुल गांधी अपनी विश्वसनीयता की वजह से, अपने बहुत सॉलिड मुद्दों की वजह से और लगातार कमिटेड बात करते रहने के कारण दलितों, पिछड़ों में, अल्पसंख्यकों के बीच में, महिलाओं में आप देखिए बेहद लोकप्रियता, और जो लोगों से जुड़ने की जो दर्द का रिश्ता राहुल गांधी ने कायम किया, चाहे मणिपुर की महिलाएं हों, बच्चे हों, या भारत जोड़ो यात्रा में जो जिन लोगों से वो मिल रहे थे, और इस बीच में भी हादसा भी है जहाँ एक पुलिस वाले से धक्का खाती, ये सारी चीजें आज रिफ्लेक्ट करती हैं मुझे कि ये बहुत बड़ा कहना था जो धीरे-धीरे आज एक साथ जुड़ रहा है और राहुल गांधी इतना लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं, और वही हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी की वजह से समाजवादी पार्टी को भी एक बहुत बड़ा फायदा यहाँ मिल रहा है। सपा के पास अच्छा कैडर है, वो भी एक कहीं ना कहीं प्लस है, लेकिन विश्वसनीयता के मामले में ज्यादा बड़ा फैक्टर कांग्रेस पार्टी का है, और इसने ही एक तरह से कहें कि नरेंद्र मोदी के पूरे साम्राज्य को ध्वस्त कर दिया। मैं चुनाव के पहले से कह रहा था और आज भी उसी बात पर कायम हूं कि उत्तर प्रदेश में 50 सीटें कम से कम इंडिया अलायंस जीतने जा रहा है, और ये स्थितियां आपको फैजाबाद में भी दिखेंगी, आपको अरुण गोविल की सीट पर भी दिखेंगी, जिसको आप कहते हैं कि हिंदुत्व का एक बड़ा फैक्टर है। मैं पहले से भी कहता रहा हूं कि हिंदुत्व कभी चुनाव जिताऊ फैक्टर नहीं रहा है, वो विपक्ष की आंखों में झोंकने वाला एक ऐसा नैरेटिव रहा है जिससे आप विपक्ष को कुछ बोलने न दें। लेकिन इस बार विपक्ष कम से कम अपने मुद्दों पर रहा, नौकरी के सवाल पर, संविधान के इशू पर, लोकतंत्र के मुद्दे पर, महंगाई के सवाल पर वो अपनी जगह कमिटेड रहा। मोदी जी ने जो भी करना था वो किया, लेकिन मुझे लगता है कि आज मोदी जी की जो विश्वसनीयता है वो रसातल पर पहुंच चुकी है, और राहुल गांधी और विपक्ष बहुत मजबूती के साथ लोगों की आंखों में एक विश्वास बना करके खड़ा है, और यही वजह है कि चुनाव एकदम पलटते हुए आपको दिख रहा है।